रूलिंग पार्टी एट द सेंटर बीजेपी को देते हैं। अब हम सब जानते हैं, ये तो मजाक की बात बन गई है हमारे देश में कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा। वो कंट्रोल करते हैं उनको, और अगर ऐसे में वो कंपनियां जिनके ऊपर इनका रेड चल रहे हैं वो पैसे देते हैं, तो दो चीज़ें तो सामने आती ही हैं सवाल। एक कि क्या रूलिंग पार्टी ने कंपनियों के पीछे इन एजेंसियों को छोड़ा पैसा वसूली करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, या फिर ये सारी कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस पार्टियों को दिए गए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कह दिया कि सूचना आप लोगों को दीजिए अब कि किसने कितने पैसे किस पार्टी को दिए। अभी भी 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की सूचना हमारे साथ साझा नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 तक के बाद जितनी भी बॉन्ड्स खरीदे गए, दिए गए, उसकी सूचना दे दीजिए। तो 16,500 करोड़ में से वो 12,500 करोड़ है और उसकी सूचना हमारे पास है। लेकिन जो पहले 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए उसकी सूचना आज भी हमारे पास नहीं है। इस 12,500 करोड़ की सूचना को भी अगर हम देखें, उसमें तमाम तरीके की जो घपला है, स्कैम है, वो नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई है। मैं चाहता सी भी टाइम इधर उधर ना खराब किया जाए। चलो फिर भी मैं सब तो पहला अंजलि जी को रिक्वेस्ट करदा भी वो आके टॉपरी टॉप दे। इशू का तो पता ही है, थोड़े सामने लगे हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ए चैलेंज टू डेमोक्रेसी। सत श्री अकाल। आज का ये आयोजन आपने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सूचना के अधिकार कानून के ऊपर काम करती हूँ। सरकार में जो भी कामकाज होता है वो पारदर्शी तरीके से हो और जवाबदेह हम बना सकें सरकार को लोकतंत्र में, उसी पर मेरा काम केंद्रित रहता है। मैं कॉमन कॉज जो संस्था है जो कि कोर्ट में थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उससे जुड़ी हूँ और CPIL से भी जुड़ी हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, वो हम सभी के लिए, हमारे सूचना के अधिकार के लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री रही है। और वो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम सरकार लेकर आई थी, पूरी तरह से बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना पार्लियामेंट में डिस्कस करे हुए भी इन सब चीज़ों को जो लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर संवैधानिक है। ये अनुच्छेद 19(1)(a जो कि हमें बोलने की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने और अभिव्यक्ति की, उसका पूरी तरह से उल्लंघन करती है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, और इसे कहकर इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले 4 कानूनों को बदला गया। फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत पहले सरकार ने चुपचाप 4 कानूनों को बदला, और जब ये कानून बदले गए, ये बिल्कुल रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स लाई गई कानूनों में। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, RBI एक्ट और RP एक्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इन्हें बदला गया बेसिकली ये कहने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो पूरी तरह से गोपनीय बॉन्ड होंगे। उसके थ्रू जो भी पैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने पैसे पॉलिटिकल पार्टी को दिए, कितने दिए पैसे, और ना केवल सिटीजन्स को पता नहीं चलेगा, रेगुलेटर्स को भी पता नहीं चलेगा। साथ ही में कंपनीज एक्ट को चेंज किया गया, जिसमें पहले लिखा गया था कि जो भी कंपनी है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना चाहती है तो उसे पिछले 3 साल के अपने प्रॉफिट्स का 7.5% ही दे सकती है। इसे बदल दिया गया और कहा गया कि कोई भी कंपनी कितना मर्जी पैसा भी दे सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब कि
एक तरह से शेल कंपनीज बनाकर पैसे देने का रास्ता खोल दिया गया, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी भी एक बिल्कुल ऐसी कंपनी जो कि प्रॉफिट्स नहीं दिखा रही, अपना टोटल 100% भी दे सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो शेल कंपनीज के लिए रास्ता खोला गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फिर लाई गई 2018 में, जिसने पूरी तरह से फ्लड गेट्स खोल दिए अनोनिमस फंडिंग के, अनलिमिटेड अनोनिमस फंडिंग के पॉलिटिकल पार्टीज को। अब अगर हम देखें कि इसमें क्या तकलीफ है, हम सभी जानते हैं कि अगर फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन हम किसी चीज़ को कहते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में पैसे देती हैं पार्टियों को और अपने लिए काम करने के लिए फिर पार्टियों से अपेक्षा रखती हैं। तो हम ये देखते हैं कि कानून बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं जो लोगों के हित में नहीं होती, किसानों के हित में नहीं होती, गरीबों के हित में नहीं होती, लेबर के हित में नहीं होती, लेकिन कुछ कंपनियों के हित में होती हैं, इसलिए वो बन जाती हैं। और वो ऐसे ही बनती हैं क्योंकि कंपनियां पार्टियों को पैसे देती हैं और पार्टी जब पावर में आती है वो कानून बनाती है, नीति बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है उन्हीं कंपनियों को। तो ये जो पूरा खेल है ये ब्राइबरी, करप्शन, किकबैक का खेल बन जाता है। और इसीलिए एक शुरू से एक डिमांड रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसी पारदर्शिता की बात करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए। मैं बस 1 मिनट में ये पहले बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या सिस्टम था पैसे के लेन देन का और बाद में क्या रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पहले समस्या ये थी कि 2 तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए जा सकते थे। एक तो बैंकिंग चैनल से चेक के ज़रिए या डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए पैसे दे सकते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर कैश के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए जाते थे। अब जो कैश में पैसे आते थे उसमें ज़्यादातर तो डिक्लेयर ही नहीं करती थी पॉलिटिकल पार्टी, बताती नहीं थी कि हमें कैश मिला, कहाँ से मिला, अपनी बुक्स में दिखाती नहीं थी। जो दिखाती भी थी वो अमाउंट बुक्स में, वो लूप होल का इस्तेमाल करती थी जो आईटी और आरपी एक्ट में थे। उसमें ये लिखा है कि 10,000 से कम की अगर कोई भी डोनेशन देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने डोनेशन दी। तो पार्टियां किसी से 100 करोड़ रुपए भी कैश में लें और उसे अपनी बुक्स पे दिखाएं तो वो उसे ऐसे नहीं दिखाती थी कि 100 करोड़ रुपए हमें इस कंपनी ने दिए। वो उसको छोटे छोटे पैकेट्स 10,000 रुपए से कम के दिखाती थी। तो कहती थी इतने सारे शुभचिंतकों ने हमें 9,900 रुपए दे दिए, बहुत सारे लोगों ने, हम नहीं बताने की ज़रूरत कि किसने दिए। तो इस तरीके से हमारे जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पारदर्शिता नहीं थी। तो डिमांड केवल यही थी कि पारदर्शिता लाई जाए और को ज़रूरत केवल यही थी कि इस अनोनिमिटी का जो क्लॉज है इसको हटा दिया जाए, इनकम टैक्स एक्ट, आरपी एक्ट से हटा दिया जाए। उसकी जगह इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए जिसमें कहा गया कि अब जो भी पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से दिए जाएंगे, चाहे वो हज़ारों करोड़ रुपए क्यों ना हो, पार्टी को दिए जाएंगे। कोई नहीं जान पाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी को किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करते समय अपनी जजमेंट में यही लिखा कि ये तो लोगों के, वोटर के जानने के अधिकार का हनन है। क्योंकि अगर मैं वोटर हूँ, अभी हम सभी लोग वोट करने जाएंगे इस चुनाव में भी, सामने पार्टियां खड़ी हैं, अगर हम नहीं जान सकते कि पॉलिटिकल पार्टी को किसने पैसा दिया तो हम कैसे जानेंगे कि वो पार्टी किसके लिए काम करेगी जब वो चुनाव में जीतेगी। तो वोटर्स राइट टू नो, जानने का अधिकार जो है वो नहीं है, तो वोटिंग इन्फॉर्म्ड नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र में सही नहीं है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये भी लिख दिया है कि ये तो क्लाइंटलिज्म बन गई,
क्योंकि ये तो क्विड प्रो को का रास्ता खुल गया, क्योंकि पहले जो हम सूचना जान पाते थे कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कौन पैसे कितने किस पार्टी को दे रहा है, अब वो भी नहीं जान पाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स SBI से खरीद के देने हैं, लेकिन जानने का अधिकार हमारा खत्म हो गया उसके। तो ये जो पूरा सिलसिला चला जिसके तहत 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए और पार्टियों को दिए गए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कह दिया कि सूचना आप लोगों को दीजिए अब कि किसने कितने पैसे किस पार्टी को दिए। अभी भी 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड की सूचना हमारे साथ साझा नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 तक के बाद जितनी भी बॉन्ड्स खरीदे गए दिए गए उसकी सूचना दे दीजिए। तो 16,500 करोड़ में से वो 12,500 करोड़ है और उसकी सूचना हमारे पास है, लेकिन जो पहले 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए उसकी सूचना आज भी हमारे पास नहीं है। इस 12,500 करोड़ की सूचना को भी अगर हम देखें, उसमें तमाम तरीके की जो घपला है, स्कैम है, वो नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई है, पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन, जिसमें ये कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराइए कि ये क्या स्कैम चल रहा था, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है इस डेटा को देखकर कि जो पैसे दिए जा रहे थे वो किसी पब्लिक जनहित में नहीं दिए जा रहे थे। वो जो पैसे दिए जा रहे थे वो 3 या 4 तरीके से साफ नज़र आ रहा है कि वो पैसे क्यों दिए जा रहे थे। पैसे एक इसलिए दिए जा रहे थे कि किकबैक्स और ब्राइब्स के रूप में वो पैसे इस्तेमाल हों। हमारे पास इतने तमाम कंपनीज की डेटा आया है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से, जिसमें दिख रहा है कि कंपनियां पैसे देती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से और तुरंत उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वहाँ की जो सरकार है वो दे देती है। तो रूलिंग पार्टी को पैसे मिलते हैं, जैसे कि अगर आप देखें मेघा इलेक्ट्रिकल्स जो है उसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी सरकार को दिए, और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट तुरंत मेघा जो कंपनी है उसे दे दिया। तो 140 करोड़ रुपए का बॉन्ड आते हैं रूलिंग पार्टी में, बीजेपी में, और तुरंत 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। उसी तरीके से ये नज़र आ रहा है कि पॉलिसी को चेंज करने के लिए पैसे दिए गए। भारती टेलीकॉम ने 150 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, और उनको जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन है उसके लिए फेवर्स मिल जाते हैं, पॉलिसी बदलने लगती है। आप सबको याद होगा 2G स्कैम, जिसने देश को बड़ा हिलाया था और जिसके ऊपर ये पूरी बात हुई थी कि भ्रष्टाचार है देश में। पहले कांग्रेस की सरकार पर ये आरोप भी था, और उस केस में प्रशांत ने जब फाइट किया था वो केस, उसमें एक बहुत ज़रूरी ऑर्डर आया था कि देश में जो भी स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा वो एलोकेशन से नहीं दिया जाएगा, उसकी नीलामी होगी। और अब जो है 150 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारती टेलीकॉम देता है, और हमारे देश में नई टेलीकॉम जो कानून है वो लाया जाता है। 142 MP सस्पेंडेड थे, आपको याद होगा अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट में पूरा पार्लियामेंट का मखौल उड़ाया गया, 142 MP सस्पेंड किए गए। उस माहौल में एक टेलीकॉम बिल लाया गया सरकार द्वारा, जो कि पारित हो गया है, और अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मूव कर दिया है कि हम एलोकेशन करना चाहते हैं, नीलामी नहीं करना चाहते हैं। तो ये दिख रहा है इन सब डेटा में कि कैसे पॉलिसीज़ के साथ बदलाव होने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं। फार्मा कंपनीज़ हमारी ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला जा रहा है। जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें काम करना होता है देखने के लिए कि जो दवाइयाँ हैं वो सही से बने और केवल सही दवाइयाँ ही बिके। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है वो दिखा रहा है कि ऐसी तमाम कंपनियां हैं
जिन्होंने रूलिंग पार्टीज को पैसे दिए हैं रेगुलेटरी इनएक्शन पोटेंशियली कराने के लिए। तो जाइडस करके एक कंपनी है, उसका जो मेडिसिन्स हैं वो गड़बड़ पाई गई और गुजरात में उनकी फैक्ट्रियां हैं। गुजरात में फैक्ट्री है, उन्होंने बीजेपी को पैसे दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद कि बिहार के रेगुलेटर ने कहा कि एक्शन होने की ज़रूरत है, गुजरात के रेगुलेटर ने एक्शन नहीं लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे दिए गए। तो इस तरीके से रेगुलेटरी इनएक्शन जुड़ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे लेन देन से, और जो कि लोगों की ज़िंदगी के साथ पूरी तरह से जुड़ा है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार ANI से भी जो उन्होंने चर्चा की, इंटरव्यू दी, उसमें भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बहुत बढ़िया बताया है। अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को समझ ही नहीं आया और उन्होंने ऐसे ही जजमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो इसलिए लाए थे कि काला धन खत्म हो जाए देश में। अब आप ये देखिए कि RBI ने उनके जो वित्त मंत्री हैं उन्हें चिट्ठियां लिखकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले ही कह दिया कि ये स्कीम मत लाइए, इससे तो देश में काला धन बहुत बढ़ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। उसके बावजूद वो ये स्कीम लेकर आए, और अब जब ये डेटा निकल कर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बन सकता है। ये जो डेटा अब जो सामने आया है, इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा जरिया बन सकता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्योंकि अगर हम देखें, 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनका पिछले 7 साल का एग्रीगेट नेट लॉस जो है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। मतलब 33 कंपनियों का लॉस, जो घाटा उनके ऊपर हुआ है, वो 1 लाख करोड़ का है, और वो कंपनियां खरीद कर बॉन्ड देती हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या कंपनियां फ्रंट्स के जैसे काम कर रही हैं? क्या काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है? क्या फ्रॉड चल रहा है? क्योंकि इतनी जो लॉसेस में कंपनीज हैं वो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर आगे दे रही हैं, ये एक बड़ा सवाल इस डेटा में से निकल के आ रहा है। डेटा में एक्सटॉर्शन, वसूली का पूरा एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो निकल के आया है। डेटा दिखा रहा है कि ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनके ऊपर ED, CBI और IT डिपार्टमेंट के रेड चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसी के दौरान वो बड़ा सम जो है, अमाउंट जो है, वो रूलिंग पार्टी एट द सेंटर बीजेपी को देते हैं। अब हम सब जानते हैं, ये तो मजाक की बात बन गई है हमारे देश में कि ED, CBI और IT डिपार्टमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा। वो कंट्रोल करते हैं उनको, और अगर ऐसे में वो कंपनियां जिनके ऊपर इनका रेड चल रहे हैं वो पैसे देते हैं, तो 2 चीज़ें तो सामने आती ही हैं सवाल। एक कि क्या रूलिंग पार्टी ने कंपनियों के पीछे इन एजेंसियों को छोड़ा पैसा वसूली करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, या फिर ये सारी कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन को वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, ठंडे बक्से में डालने के लिए ये पैसा दिया गया रूलिंग पार्टी को। ये सवाल आज सामने आ रहा है इस डेटा को देखकर। अभी जो 2 चीफ मिनिस्टर जो देश के जेल में हैं, आज हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हमारे देश के जेल में हैं। उसमें से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, एक्साइज, अल्कोहल एक्साइज पॉलिसी के केस में, उसमें जो मेन अप्रूवर हैं शरद चंद्र रेड्डी, उनकी कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दिए हैं। 22 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट किया जाता है। 5 दिन के अंदर 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा खरीद कर बीजेपी को देती है। वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है। ED उनकी बेल को अपोज नहीं करता, लोअर बैक पेन के कारण उनको बेल मिलती है। ED विच अपोजेज एवरीबडीज बेल, जो भी ऐसे मामले होते हैं वो बेल को अपोज नहीं करता। ये मेन अक्यूज्ड है और ये बेल लेकर बाहर निकलते हैं, ये अप्रूवर टर्न कर जाते हैं और इनकी कंपनियां 50 करोड़ रुपए और देती हैं बीजेपी को
औरोबिंदो फार्मा और दूसरी कंपनियां इन्हीं की जो हैं भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए देती हैं। तो इनकी स्टेटमेंट की क्या वेरासिटी रह जाती है, ये ऐसे सवाल नज़र आ रहे हैं। बीजेपी को केवल पैसे नहीं मिले हैं, और भी पार्टियां हैं जिन्हें पैसे मिले हैं। हमने जो याचिका जो दायर की है प्रशांत जी ने, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहां पर भी एक्सटॉर्शन, क्विड प्रो को, भ्रष्टाचार नजर आए, उसकी मामले में जांच होनी चाहिए। टीएमसी को 40 करोड़ रुपए दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से आईएफबी एग्रो ने दिए, और आईएफबी एग्रो कंपनी ने अपने ही रिकॉर्ड्स में वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये तो हमने ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट दे दिए हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक्साइज का केस चल रहा है। तो मतलब एक्सटॉर्शन कितने लेवल पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉसिबल हुई, ये आज नज़र आ रहा है। और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी, जिन्होंने भी इसका विरोध किया वो बहुत पछताएंगे क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम हम लेके आए। उन्होंने कहा कि हम ये स्कीम तो ऐसी स्कीम आई जो कि लोगों को ट्रांसपेरेंटली बता दिया जिसने। आप ये देखिए कि कितनी मेहनत करी एसबीआई ने कि जजमेंट के बाद भी हमें सूचना ना मिले, और सरेआम नज़र आया कि एसबीआई जो है सरकार के इशारे पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी कहने की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 हफ्ते में सूचना दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, हम 30 जून को मतलब इलेक्शन के बाद सूचना देंगे। वो सूचना जो उनके पास पड़ी थी, जो चंद घंटों में फिर उन्होंने दे दी जब सुप्रीम कोर्ट ने जोर से फटकार लगाई। तो एसबीआई का जो पूरा इसके अंदर हम मामला देख रहे हैं, वो हम समझते हैं कि सरकार ने कितनी कोशिश की कि हमारे पास सूचना ना आए, और आज प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि ये सक्सेस स्टोरी है क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चल गया। सक्सेस स्टोरी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी, इसलिए नहीं कि सरकार ने हमें बताने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देते तो आज ये सूचना हमारे सामने नहीं होती, और ये जो तमाम तरीके से हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का काम, जो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने किया है, ये सामने नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਸਪੀਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ them ਦੇ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੋਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲਸ ਰਾਈਟਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ 205 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕ ਅਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਨੱਬੀ ਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ,
ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, এনवायरमेंट, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ PUCL ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ। ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੀ 75% ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 75% ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੇਸ ਆ ਪਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। 25% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੈਸੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਭਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2009 'ਚ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ RTI ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੂਡ ਬਾਈ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ, ਕਿ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ এনवायरमेंटਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਹਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਆ, AC ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ, ਲੰਗਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
मैं सॉरी मैं हाँ दस की हाँ कह रहे हो ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ चल ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। RS ਚੀਮਾ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RS ਬੈਂਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।